बड़े दिनों से कमेंट सेक्शन भरपूर है हमारा कि भैया इतने सारे गेमिंग लैपटॉप लॉन्च हो चुके हैं स्पेसिफिकली एसूस के, और एसूस के लैपटॉप्स आप क्यों नहीं रिव्यू कर रहे। एक्चुअली एसूस वाले हमसे ना ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमारे को ना बाद में यूनिट्स भेजते हैं, कहते हैं कि तुम आराम से करना, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो आज हमारे पास है एसूस ROG Zephyrus M16 और भाई इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग पार्ट पता क्या है, ये i9 13 जनरेशन के साथ आता है, RTX 4090 के साथ आता है और साथ में फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस के साथ आता है। बट इसका फॉर्म फैक्टर काफी पतला है और ये 2.3 kg का लैपटॉप है, मतलब इतनी 20 परफॉर्मेंस के साथ, और प्राइसिंग भी 20 है। प्राइसिंग मैं अभी नहीं बता रहा, तुम फिर वीडियो छोड़ देते हो, मैं बाद में कंक्लूजन बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं खोलना ना, बिल्कुल गलत बात। वीडियो देखो भाई की बहुत प्यार से, बाद में बताएंगे प्राइसिंग। यहाँ पे भैया ऐसा सुंदर सा बॉक्स मिल जाता है, ROG का लोगो बन रखा है यहाँ पे, ROG Zephyrus यहाँ पे लिखा हमारा। इसके अंदर से मिल जाएगा हमारे को सबसे पहले एक लैपटॉप ब्लैक कलर का, और देख रहे हो भैया क्या ही एकदम प्रीमियम फिनिशिंग है। और यहाँ पे हमारे को एक पावर कॉर्ड मिल जाती है और एक 280 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है। इस डब्बे के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा और थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत मिल जाएगी। और जिन लोगों को स्कार सीरीज का इंतजार है तो एसूस वालों को हम बोलेंगे थोड़ा और प्यार बरसाओ, और हमारे को स्कार सीरीज भी 2 रिव्यू करने के लिए हम करेंगे। और बाकी जब बजट सीरीज आएगी वो तुम्हारा भाई डेफिनेटली अरेंज करके वो करता ही है हमेशा रिव्यू। महंगी वाली सीरीज अपने पढ़ते सा उठा भाई साहब। और भाई यहाँ पे आ जाता है हमारा लैपटॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप लिड हमारे को कुछ बिल्कुल प्लेन सिंपल मिलती है, जिसमें हाफ में डॉट डॉट बन रखे हैं और राइट साइड में प्लेन है, और यहाँ पे कॉर्नर में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा है। और पीछे से हमारे को कुछ ऐसी लुक मिल जाएगी, इनटेक के वेंट्स वगैरह कुछ ऐसे दे रखे हैं, और यहाँ पे ये रबर ग्रिप्स हमारे को दे रखी है, और रबर ग्रिप के ऊपर लिखा है फॉर दोज हु डेयर, हिम्मत आएगा। और यहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत टॉप लिड फ्लेक्स मिलता है, वैसे बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। और अगर यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं तो भाई है ही नहीं। और इंटीरियर हमारे लैपटॉप का कुछ ऐसा है, फुल साइज का कीबोर्ड ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं मिलता है, 10 कीलेस कीबोर्ड है हमारा। और यहाँ पे कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट साइड में जो पैटर्न से बने हुए ये हमारे ट्वीटर्स हैं, और ये है बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको स्पीकर वाले पार्ट बताऊंगा। और इधर हमारे स्टिकर विकर लग रखे हैं। और भाई यहाँ पे जो एयर एग्जॉस्ट का वेंट है ना वो हमारे को यहाँ पे मिलता है, और इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एनग्रेव्ड Zephyrus लिखा हुआ है। और यहाँ पे लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से लिड इसकी ओपन हो जाती है, और लिड ओपन होने के बाद ना थोड़ा सा लैपटॉप कुछ ऐसे हमारा उठ जाता है, और इसकी लिड भाई पूरी 180 डिग्री तक पीछे चली जाती है, तो हमारा थंबनेल कुछ ऐसे रेडी हो जाता है। और जब यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है तो उसका स्क्रीन कुछ इतनी वॉबल होती है, जो कि ज्यादा नहीं है, अच्छी खासी इंच की क्वालिटी हमारे को मिलती है इसके अंदर, पैसे भी अच्छे खासे हैं। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.3 kg है, तो भाई इतना तगड़ा i9 4090 वाला लैपटॉप वो भी 2.3 kg। परफॉर्मेंस में देखेंगे, परफॉर्मेंस देगा। और भाई यहाँ पे हमारे को मिलता है 10 कीलेस कीबोर्ड, और ऊपर हमारे को मैक्रो कीज मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन की, म्यूट की, और ये ROG वाली की है जिससे हमारा आर्मरी क्रेट ओपन हो जाता है। एंड ये जो कीबोर्ड हमारा सिंगल जोन RGB वाला है, यानी कि जो लाइट जलेगी वो पूरे कीबोर्ड में सेम ही जलेगी, और आप अलग अलग इफेक्ट्स आप इसके चेंज कर सकते हो आर्मी क्रेट सॉफ्टवेयर से जाके। और भाई ट्रैक पैड, इतना बड़ा ट्रैक पैड है यहाँ पे, और अच्छा खासा स्मूथ है भाई यूज करने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, फुली क्लिकेबल वाला है। एंड यहाँ पे मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट ये करता है। और Zephyrus सीरीज का जो प्रीमियम सेगमेंट है, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है इसकी LED डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। पहले आपको इस डिस्प्ले के बारे में बताता हूं, आगे फिर सारी बातचीत करेंगे। भाई ये कस्टमाइजेबल डिस्प्ले है जिसके अंदर 1711 LED लाइट्स लगा रखी है इन्होंने, और इसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर में जाके आप चेंज कर सकते हो, जैसे एनिमेशन मोड है, इसके अंदर प्रीमेड एनिमेशंस मिलते हैं जो इस ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में उनका ऑर्डर, टाइमिंग और लूप्स वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको अपनी कोई फोटो वगैरह इंपोर्ट करनी हो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। यहाँ पे डिले, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगर कोई टेक्स्ट वगैरह रन करना हो वो भी हमारे को मिल जाएगा। एक ऑडियो मोड भी है, ऑडियो के अंदर विजुअलाइजर इफेक्ट मिल जाता है, कोई गाना वाना चलेगा एक पैटर्न में आपका विजुअलाइज होगा वो, फिर चाहे वो ऐप हो, फिर म्यूजिक हो, या फिर कोई आप गेम भी खेल रहे हो, फुल एकदम डॉट मैट्रिक्स में रिएक्शन हो गया, एकदम महंगी बातचीत वाली चीज है। और इसमें भी आप टेक्स्ट लगा सकते हो, जैसे आर्टिस्ट का नाम हो गया, एल्बम का नाम हो गया, जो उसके ऊपर म्यूजिक प्ले करते हुए शो करता है, जो काफी सही लगता है। एक हमारा सिस्टम मोड है, इस पे अलग अलग बैटरी लेवल्स की एनिमेशन आती है, अगर मेल आई है तो उसकी एनिमेशन अलग है, क्लॉक, अलार्म, डेट, कैलेंडर सब कुछ शो करता है। वैसे एक प्रैक्टिकल बात बताओ, स्क्रीन के इस तरफ कोई LED वगैरह चल रही, टाइमिंग वाइमिंग आ रहा है या जो भी है, चलाने वाले को उससे क्या मतलब, सामने वाले के लिए भैया देखना टाइम क्या हुआ मुझे बताओ। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक आप पावर अप करते हो तो उसके लिए भी एनिमेशंस है, शट डाउन, स्लीप, पावर सेविंग, मतलब सबके लिए हर चीज आप इस पे मतलब एनिमेशन खेलो। नई डिस्प्ले है, इधर भी देखो, इधर भी देखो, हमको भी देखो, देखते रहो, सब्सक्राइब करके जाओ। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की तकनीकी बातचीत के बारे में। i9 3900H प्रोसेसर हमारे को इसके अंदर मिलता है, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और इसके अंदर RTX 4090 मिलता है, जो कि हमारा 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, और ये 150 वॉट TGP के साथ आता है। अभी हमने MSI का GT Titan रिव्यू करा था, उसके अंदर भी 4090 था, वो 175 वॉट तक जाता है, क्योंकि उस लैपटॉप की चेसी इतनी मोटी थी, उसका वेट 3 किलो से ऊपर था, तो वो फुली पावर्ड था। यहाँ पे भाई इस फॉर्म फैक्टर को मेंटेन करना और परफॉर्मेंस भी देनी है, तो भाई 150 वॉट भी इनफ है। और यहाँ पे भाई मिलती है हमारे को 32 GB की DDR5 रैम, जो कि हमारी 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है, 16 की 2 चिप लगी हुई है, डुअल चैनल में है। और यहाँ पे इस वेरिएंट में 2 TB SSD मिलती है, Gen 4 वाली, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, और साथ में लेटेस्ट Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को यहाँ पे मिलता है, एंड MS Office होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए। तो भाई
पैसे पूरे भर जा रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन भी और चीजें भरपूर मिल रही हैं। और भाई अपग्रेड के मामले में 64 जीबी तक मैक्सिमम रैम आप कर सकते हो, 32 है, वैसे 32 भाई मोर देन इनफ है। और यहाँ पे 2 SSD के स्लॉट है, 2 TB लगी हुई है, उससे ज्यादा जरूरत है तो 2 TB पर स्लॉट मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट कर लेगा। और भाई वैसे प्राइसिंग कंक्लूजन में बताने की बात हुई थी, लेकिन स्पेसिफिकेशन के बाद थोड़ी सी प्राइसिंग सुन लो। 3,65,000 रुपीज का ये आज की डेट में है, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो के एंड तक आप वो वाली पार्टी को, एकदम मोटी पार्टी, और आपको जो जो लैपटॉप से करना है वो बताऊंगा अभी मैं, तो आप इसको कंसिडर करके। यहाँ पे सबसे पहले सिनेमा R23 के स्कोर्स आपके सामने, मल्टी कोर 18,500 के आसपास और सिंगल कोर 1998। उसके अलावा Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पॉज करके। फिर हमने टेस्ट किया PC Mark 10 8381, जो कि काफी अच्छा खासा स्कोर है। एंड यहाँ पे भाई ब्लेंडर बेंचमार्क हमने करा 7454 स्कोर निकल गया है, जो कि अच्छा खासा है भाई। और हमारा 3D Mark Times Pi, इसके अंदर आप CPU GPU और टोटल ओवरऑल स्कोर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब भाई जिसने GT Titan 77 का रिव्यू देख रखा होगा उन्होंने देखा भैया स्कोर्स i9 13 जनरेशन के उसके 33,000 पार थे Cinebench R23 में, इसके 19,000। यही फर्क है 3900HX में और 3980HX में। 3980HX भाई बहुत ओवर पावर्ड है, उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर निकल जाएगी इससे, चाहे वो मल्टी कोर हो चाहे वो सिंगल कोर हो। मतलब वही बात है, जितना मीठा डालोगे चाहे उतनी मिट्टी बनेगी, और चाहे दूध लस्सी जो भी है मीठा ज्यादा। अब यहाँ पे भाई जिसको नंबर समझ में नहीं आया, देखो 3,65,000 रुपए आप खर्चोगे, आप इस लैपटॉप में कुछ भी कर सकते हो। हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की फुटेज एडिट करके देखी। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है मक्खन एडिटिंग ये करवा देता है, और जो लैपटॉप 4K 60 लेवल की एडिटिंग करवा देता है उसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी खासी होती है। यहाँ पे जीपीयू तगड़ा है तो हमारी टाइमलाइन वगैरह बढ़िया रेंडर हो जाती है, वीडियो एक्सपोर्ट मान लो टाइम कम लगता है, और एक्सपोर्टिंग के टाइम्स भाई आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग के टाइम मत पूछना कितने लगे कितने नहीं। प्रैक्टिकल सी बात करता हूँ, आपने 4 5 6 8 घंटे बैठ के एक प्रोजेक्ट पे काम करा, आप उसका एक्सपोर्टिंग टाइम देखोगे बैठ के, हाँ ये कितनी जल्दी होगी, आप चिल मारोगे ना एक्सपोर्टिंग पे छोड़ के अपने लैपटॉप को, तो चिल मारो, एक्सपोर्टिंग टाइम पे ध्यान मत दो, और कोई देता भी नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आपको 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले काम करने हो, इसके ऊपर आप आराम से कर सकते हो। आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, सिंगल पीसी गेमिंग लाइव स्ट्रीम आप इस पर आराम से कर सकते हो, क्योंकि 16 GB VRAM आपको मिलती है, i9 अच्छी मल्टी कोर परफॉर्मेंस मिलती है, और यहाँ पे 32 GB RAM है, तो भाई कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। तो भाई ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है, इस लैपटॉप पे आप कोई भी टास्क कर सकते हो। इतना हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप इस फॉर्म फैक्टर में मिलता है तो भाई रोकड़ा देना पड़ेगा, वरना इससे कम प्राइस पॉइंट पे पीसी बिल्ड हो जाएगा और इससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। वो वाले कमेंट नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन भाई फॉर्म फैक्टर मैटर करता है। पीसी बैग में नहीं आएगा, ये बैग में आएगा। पीसी लैब पे नहीं चलेगा, ये लैब पे चलेगा। ट्रैवलिंग वाले लोग समझ गए ना, तो उन्हीं लोगों के लिए होती है ये मशीनरी। और भाई परफॉर्मेंस की बात चल रही है, गेम टेस्ट करें हमने इसके ऊपर। स्टार्ट किया सबसे पहले वैलोरेंट से, और यहाँ पे सारे के सारे नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट करेंगे, जो इसका अपना रेजोल्यूशन है 1600p, और हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड भाई हाई सेटिंग्स पे हमारे को 300+ FPS मिल रहा है, तो 240 हर्ट्ज का पैनल है, तो उसके भाई पूरे मजे आप ले सकते हो, इतना कैपेबल है ये लैपटॉप। और वैसे भाई i9 है, 4090 है, 32 GB रैम है, तो मतलब गेमिंग से और क्या ही उम्मीद करोगे आप। और बाकी स्टैट्स आप देख सकते हो, जीपीयू के टेम्परेचर सही है, लाइक 27 to 28 डिग्रीज रूम टेम्परेचर है, उसके हिसाब से 70-75 के आसपास है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारी जीपीयू की मेमोरी है, जो वैलोरेंट में कमी यूज होती है। देन हमारे सीपीयू के स्टैट्स है, सीपीयू के टेम्परेचर 80-85 डिग्रीज के आसपास है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारी रैम कितनी कंज्यूम हो रही है, उसके बाद हमारे FPS। दूसरा गेम यहाँ पे टेस्ट करें वॉरजोन 2.0, और ये भी 1600p पे टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्वालिटी प्रीसेट को रखा है हमने एक्सट्रीम पे, और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड नहीं है, DLSS वगैरह, और यहाँ पे एकदम रॉ परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। 4090 है भाई, एंड यहाँ पे 1440p पे एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 100-120 FPS के आसपास मिल रहा है। वॉरजोन में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है भाई कितना ही पावरफुल जीपीयू, कितना ही पावरफुल लैपटॉप लगा लो, वो 100-120 FPS से ऊपर भाई देता ही नहीं है, स्पेसिफिकली 2K पे। वैसे ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया है, मतलब खेलने में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कम रेजोल्यूशन करोगे तो और ज्यादा फ्रेम रेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे GTA भाई साहब, इसको भी 1600p पे टेस्ट करना है, वेरी हाई सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे फ्रेम रेट से साफ पता लग रहा है कि ये लैपटॉप ओवरकिल है। GTA 5 में हमारे को 150 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि हमारे को इससे लो प्राइस लैपटॉप में मिल जाते हैं। और वैसे भी GTA 5 में लॉग्ड FPS 180 है, 180 से ऊपर जाते भी नहीं है, तो यहाँ पे आराम से 100+ मिल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गेमिंग आप कर सकते हो। उसके बाद फार क्राई 6, और इसको रखा हमने अल्ट्रा प्रीसेट पे, और यहाँ पे हमने फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन को रखा था ऑफ, यानी कि कोई भी अपस्केलिंग नहीं है, और विदाउट अपस्केलिंग अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1600p पे 100+ FPS मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो भाई रॉ परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है इस लैपटॉप की, और टेम्परेचर्स भी 90 के आसपास है, जो कि ठीक है। जितनी पावर ये ड्रॉ कर रहा है 50 वॉट के आसपास, और जितने पतले फॉर्म फैक्टर के साथ ये आता है, उसके हिसाब से थर्मल्स में कहूंगा डिसेंट है। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया हमारे, ये भी 1600p पे टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन को कर रखा है ऑफ सबसे पहले, और वेरी हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और वेरी हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस विदाउट एनी DLSS यहाँ पे मिल रहा है हमारे को 90+ फ्रेम्स। उसके बाद DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया, और DLSS को रखा हमने क्वालिटी पे। बाकी सेटिंग्स रखी हमने सेम, ट्रेसिंग यहाँ पे भी ऑफ है। और भाई FPS का जंप देख रहे हो, सीधा 50, 60, 70 FPS ऊपर हो गया, और यहाँ पे एकदम बढ़िया गेम प्ले हो रहा है, स्मूथ एकदम। उसके बाद थर्ड टाइम में फ्रेम जनरेशन को कर दिया ऑफ, वेरी हाई सेटिंग्स है, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग ऑन है, लेकिन कोई अपस्केलिंग मेथड नहीं है, टू बी वेरी क्लियर। और भाई यहाँ से पता लगता है लैपटॉप की परफॉर्मेंस का 70 फ्रेम रेट के आसपास
मिल रहा है हमारे को रॉ, बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस जो है। यहाँ पे रे ट्रेसिंग भी ऑन है, वेरी हाई सेटिंग्स भी है और DLSS भी ऑन नहीं है। फिर भी अगर मन है DLSS के साथ रे ट्रेसिंग देखने का तो DLSS को रखा क्वालिटी पे, बाकी सारी सेटिंग सेम है। एंड यहाँ पे हमारे को 120-130 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। यहाँ पे लैपटॉप से कोई ऐसा शिकायत नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के मामले में। और हमारा रूम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास हो चुका है, उसके हिसाब से टेम्परेचर अभी भी 85, 87, 88 के आसपास है, बिलो 90 ही रह रहे हैं। उसके बाद लैपटॉप की थोड़ी और जान निकालने के लिए RDR2 टेस्ट कर रहे हैं और फेवर क्वालिटी सब कुछ हाईएस्ट पे है, लेकिन DLSS हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, DLSS को रखा था ऑफ पे। और यहाँ से पता लगता है भाई 4090 की पावर का, यहाँ पे हाईएस्ट सेटिंग पे DLSS ऑफ पे भी 100+ फ्रेम रेट मिल रहा है, तो एकदम डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 80 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री रूम टेम्परेचर होने के बावजूद भी। और बाकी सारे स्टैट्स मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका था। देन लास्ट गेम लिस्ट में हमारा साइबरपंक, ये निकालेगा लैपटॉप की जान। यहाँ पे अपने सेटिंग्स को रखा था अल्ट्रा पे और यहाँ पे कोई भी अब स्केलिंग ऑन नहीं है, ना तो DLSS ना ही FSR, दोनों रखे हमने ऑफ, और रे ट्रेसिंग भी ऑफ रखी थी पहले सिनेरियो में। एंड यहाँ पे हमारे को विद इन सिटी अल्ट्रा सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में 80-90 FPS हमारे को मिल रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्बैट वॉम्बैट चल रहा है, थोड़ा बहुत मार रहे हैं गलियों में जाके, और थोड़ा बहुत शहर में दौड़ाया भी था, गाड़ी वाड़ी भी चलाई, तो हमारे को 70-80 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद सेम अल्ट्रा सेटिंग्स है, लेकिन DLSS को हमने कर दिया क्वालिटी पे, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमारी रे ट्रेसिंग है ऑफ। और यहाँ पे भाई साहब DLSS लगाते हैं हमारे फ्रेम रेट 100 पार 110-120 FPS के आसपास मिल रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले। उसके बाद वही हाईएस्ट सेटिंग अल्ट्रा सेटिंग है, DLSS ऑफ है, लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने ऑन कर दिया और रे ट्रेसिंग लाइटिंग को रखा अल्ट्रा पे। और यहाँ पे हमारा 4090 भी दम तोड़ते हुए अंडर 30 FPS मिल रहे हैं, 25-30 के आसपास, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे गेम को दोष दूं या अपनी मशीनरी को, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में लाइक विदाउट DLSS अल्ट्रा सेटिंग रे ट्रेसिंग के साथ नहीं झेल पा रहा। फिर मैंने सोचा थोड़ा झिलवा देते हैं, DLSS को क्वालिटी पे कर दिया, सेटिंग्स को हाईएस्ट पे रखा और रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे रखा। उसके बाद RTX 4000 सीरीज कह रही है भाई साहब साइड हट जाओ, 80-90 FPS में दे दूंगा, एकदम जबरदस्त वाले FPS मिल गए, गेम प्ले एकदम प्लेबल हो गया था उसके बाद। और ये एक्चुअली 4000 सीरीज का फायदा भी है, जो DLSS फ्रेम जनरेशन है ना, AI बेस्ड फ्रेम जनरेट होते हैं, DLSS 3 का सपोर्ट हमारे को मिलता है साइबरपंक में, इसलिए इतना अल्टीमेट बूस्ट मिल रहा है हमारे को गेमिंग के अंदर। पर ये जो DLSS 3 का सपोर्ट है, ये लिमिटेड गेम्स में अभी, और RTX 4000 सीरीज के कार्ड के साथ ही है। उसके बाद सबसे जरूरी है भैया छेद। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को Type-C Thunderbolt 4 पोर्ट मिल जाता है, जो हमारा 100 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट पावर डिलीवरी। और हाँ, जैसे कि Thunderbolt 4 पोर्ट आपका इंटेल CPU का पार्ट है, Type-C से आपको आउटपुट iGPU से मिलेगा, eGPU से नहीं। उसके अलावा हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है और एक USB 3.2 Gen 2 Type A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। और ये जो HDMI पोर्ट है, इससे आपको eGPU से आउटपुट मिलेगा। लाइक अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते हो तो वो आपके GPU से रेंडर होगी और परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा एक्सटर्नल डिस्प्ले पे भी। उसके अलावा राइट साइड में Kensington लॉक मिल जाता है, एक और USB 3.2 Gen 2 Type A पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट मिल जाता है, और ये वाला Type C पोर्ट भी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को सपोर्ट करता है, और ये वाला Type C पोर्ट एक्सटर्नल GPU से आउटपुट देगा 4090 से। और एक हमारे को यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिल जाता है, तो अगर हमारी तरह क्रिएटर वगैरह हो, छोटे वाले SD कार्ड का भी आप यूज करते हो, तो यहाँ पे आप ऑन द गो लगा सकते हो। वैसे छोटे वाले SD कार्ड यूज होते नहीं, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई। वैसे लैपटॉप में पोर्ट्स के मामले में मेरे को कोई कमी लगी, इसके अंदर एक RJ45 लैन पोर्ट होता ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, कोई बंदा भाई फुल स्पीड चाहिए, अगर ई स्पोर्ट्स गेमिंग कर रहा है, उसको कनेक्शन ड्रॉप नहीं चाहिए, तो वो पोर्ट जरूरी है। वैसे Type-C वाले अडाप्टर भी आते हैं, जिसके थ्रू आप RJ45 लगा सकते हो, फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो अब कंपनी गारंटी हम तो नहीं समझ सकते ना। और भाई इस लैपटॉप की फिर आती है डिस्प्ले। 3,65,000 दे रहे हो तो डिस्प्ले ताबड़तोड़ एसोस है भाई, तगड़ी डिस्प्ले देगा। यहाँ पे मिलते हैं 16 इंचेस का मिनी LED पैनल, जो कि हमारा क्वाड HD प्लस वाला है। 2560 by 1660 इसका रेजोल्यूशन है, 16:10 वाला पैनल है, तो ज्यादा स्पेस मिलती है काम करने के लिए। और भाई 16 इंचेस के लिए मैं कह रहा हूँ भाई 1440 भी स्वीट स्पॉट है, अच्छी खासी दिखती है डिस्प्ले। और ये आता है भाई 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ में 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है तो कोई टेंशन नहीं है, 4090 मिल रहा है, 240 हर्ट्ज का पैनल है, तो अगर आप 1440p गेमिंग करोगे तो आराम से FPS पुश करेगा। ये आपको वैलोरेंट वगैरह मैंने दिखाया, बाकी वॉरजोन थोड़ा हेवी हो जाता है, लेकिन लो सेटिंग्स पे आप अच्छे खासे फ्रेम रेट ले सकते हो। और ये लैपटॉप ई स्पोर्ट्स वालों के लिए भी तोहफा है। और भाई इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस पीक 1200 निट्स तक जाती है अगर आप HDR मोड पे यूज करते हो, और ब्राइटनेस सीरियसली बहुत ताबड़तोड़ है। इंडोर यूज करने को कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको आउटडोर भी यूज करके देखा था। एंटी ग्लेयर पैनल है, तो आउटडोर में भी अच्छा खासा यूजेबल होता है एक्सट्रीम सनलाइट में। और इसकी डिस्प्ले आती है भाई 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो, DCI P3 जो है ना sRGB से भी वाइडर कलर गैमेट है, तो यहाँ पे माइनर से माइनर डिटेल्स आपको मिलेंगी। कलर ग्रेडिंग आपको करनी होती है, अपने कोई प्रोफेशनल टास्क करने, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, तो भाई ताबड़तोड़ डिस्प्ले के मामले में नो डिसअपॉइंटमेंट। और एक्स्ट्रा चीजें डिस्प्ले की, जैसे ROG की नेबुला डिस्प्ले है, HDR को सपोर्ट ये करती है। यहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है हमारे को। पैंटोन वैलिडेटेड है ये डिस्प्ले। और पैंटोन वैलिडेशन जिसको नहीं पता, थोड़ा सा बता दूं कि पैंटोन वैलिडेशन जब होता है ना लैपटॉप के साथ, तो उसकी जो डिस्प्ले कलर है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। जो पैंटोन टेक्नीशियंस है वो अपनी लैब में फुल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, फुल कैलिब्रेशन करते हैं, जिससे आपको बेस्ट आउटपुट मिले। और यहाँ पे जब डिस्प्ले की बात चल रही है, इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आप आउटपुट चेंज कर सकते हो फ्रॉम iGPU टू DGPU, क्योंकि मक स्विच के साथ आता है। आर्मी ग्रेड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक GPU मोड मिलता है
हमारे को, जिसको हम चेंज कर सकते हैं टू अल्टीमेट, जहां से इसके इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज हो जाता है और आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलती है। लेकिन एक चीज याद रखना, डीजीपी मोड में बैटरी बैकअप कम मिलेगा क्योंकि जीपीयू आपका परमानेंट यूज में रहता है। आईजीपी मोड में बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, तो ये अपने टास्क के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तभी डीजीपी मोड पे करो, वरना आईजीपी मोड पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एसएस का वेबकैम टेस्ट है, 1080p फुल एचडी वेबकैम हमारे को यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे 3D माइक हमारे को मिलते हैं, जैसा ब्रांड का कहना है। आप ईयरफोन लगा के सुनना मेरी आवाज कैसी आ रही है। और भाई वेबकैम की क्वालिटी सच में तगड़ी है, यूजुअली लैपटॉप से वेबकैम ही नहीं इंप्रूव हो पा रहे थे, थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। वेल डन एसूस। और भाई इतने पैसे भर रहे हो, इसका जो वेबकैम है वो आपको विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ मिलेगा, यानी कि फेस अनलॉक मिलता है और बढ़िया स्पीड से खुल जाता है एकदम। भाई अभी हमने थोड़े दिन पहले लिनोवो योगा लैपटॉप रिव्यू करा था, उसके स्पीकर्स मैंने कहा था अभी तक के सबसे बेस्ट लगे मेरे को। नहीं, वो अभी भी सबसे बेस्ट लगे। उसके बाद अगर मैं कहूंगा ना तो भाई इस लैपटॉप के स्पीकर मेरे को बड़े लगे। यहाँ पे एक वॉट के इन्होंने 4 स्पीकर दिए, नीचे डाउन फायरिंग, वही 2 वॉट के जो 2 होते हैं ना एक तरफ, इन्होंने 1 वॉट के 4 कर दिए, जिससे थोड़ी और सराउंड साउंड मिले। और ऊपर की तरफ 1 वॉट के 2 ट्वीटर्स मिलते हैं कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट में, तो एकदम 3D एक्सपीरियंस मिलता है। ओवरऑल साउंड की क्वालिटी बढ़िया है, ज्यादा लाउड नहीं है पर अच्छी, मतलब इतना रिच सी आवाज सुनाई देती है। एंड भाई बैटरी 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है इस फॉर्म फैक्टर में। 90 वॉट आवर की बैटरी ठूस दिनों ने, मतलब काफी चौकन्ना होने वाली बात है मेरे लिए। इतने से फॉर्म फैक्टर में क्या क्या घुसा दिया, i9 4090 90 वॉट आवर। और भाई बैटरी बैकअप अच्छा खासा मिल गया था, 4 से 5 घंटे का बैकअप मिला मेरे को। 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, बेसिक टास्क हमने करे थे जैसे मल्टीमीडिया देख लिया, मल्टीपल टैब्स खोल दिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह, उसके अंदर 4 से 5.5 घंटे देगी, जो कि सही है एक ऐसे पावरफुल लैपटॉप के हिसाब से। बाकी आप कैसे यूज करोगे लैपटॉप को, उस पर आपका बैटरी बैकअप डिफर करेगा। लाइक आपके टास्क ज्यादा है, ब्राइटनेस कम ज्यादा है, कीबोर्ड की लाइट, मैट्रिक्स डिस्प्ले, ये महंगी बातचीत है। तो भाई अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन कोई नहीं है, जब भी ऐसी महंगी चीज होती है मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि 3,65,000 खर्चने के बाद आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हो। और बाकी कंपैरिजन वगैरह की जो बात है, इस प्राइस पॉइंट पे मैंने और कोई लैपटॉप रिव्यू ही नहीं करा जो 13 जनरेशन का और 4000 सीरीज के जीपीयू का हो, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता ना कि उससे इससे क्या अच्छा क्या बुरा। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी इन्फॉर्मेशन अपनी लेते जाओ, बाइंग चॉइस बाद में बना लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और ये लैपटॉप कैसा लगा, इसका अच्छा पार्ट, इसका बुरा पार्ट, या जो भी पार्ट, सारा कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली बार आ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और थक गया मैं बोलता बोलता, बेल आइकन पे ऑल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।